नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। दौरे पे कई सौगातें वो देंगे। एक रोचक बात उन्होंने कही जो पहले भी कह चुके हैं, हालांकि रोचक तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हम जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। उन्होंने कई योजनाओं को लेकर के जो आधारशिला रखे थे उनका उद्घाटन भी किया है। सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं कि मोदी साहब उद्घाटन करते हैं और अगर पूरे करते हैं वादे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे एक है, दिखने में छोटा मुद्दा लगता हो, लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास में बनते कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। और वजह यह है कि मोदी साहब के दौरे के ठीक एक दिन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं सड़क पे आके प्रदर्शन करती हैं और प्रदर्शन के दौरान ये कहती हैं एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ यहां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बीएचयू वो यूनिवर्सिटी है जिसका अपना एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है और यहां रिलेवेंट इस वजह से है कि हाल ही में 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने देश के चुनिंदा छात्र नेताओं को बुलाया दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां उन्हें संबोधित किया और नाम दिया छात्र युवा नेतृत्व परिषद। ये वजह थी अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में धर्म संसद में जो भाषण दिया था उसको 125 साल पूरी थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। खैर चले, हम पूरा लबोलबाब आज के मुद्दे का हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं और भाजपा से निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार पूरा आज का मजमून देखिए कि क्या है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले बीएचयू की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन होता है। महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर रुख दिखाने की बात करने वाली बीजेपी पीएम के संसदीय क्षेत्र में ही छेड़खानी जैसी घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विरोध के स्वर युवाओं में पहली बार नहीं पनपे हैं। बेरोजगारी को लेकर युवा मुखर हो रहा है। विपक्ष भी इसको काफी समय से अपना मुद्दा बना रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम ने युवाओं को धुरी बनाया था और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भारत के युवाओं ने उन पर विश्वास किया और उनके पीएम बनने के देश के युवा का बहुत बड़ा योगदान भी है। अक्सर अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र करते हैं और अब 2019 के आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी और पीएम मोदी फिर से युवा शक्ति पर ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। इसको देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में भी पीएम मोदी ने देश के युवा नेतृत्व को आमंत्रित किया था। भारत आज युवा शक्ति के मामले में पूरी तरीके से संपन्न है। देश का युवा बदलाव देखना चाहता है और ये बदलाव की ही आशा थी, जिस कारण से मोदी युवा शक्ति के हीरो बने। लेकिन 3 साल पूरे कर चुकी बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी युवाओं के उनके सपनों की तरफ ले जाते नहीं दिख रहे हैं और यही कारण है कि विरोध मुखर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चले, मोदी साहब ने 1000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी बनारस को दिया है और लेकिन दूसरी तरफ एक विरोध। हालांकि मोदी साहब के दौरे के दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया और दौरा दूसरे दिन से विरोध एक दिन पहले। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी का अभियान। बीजेपी इस वक्त ये भी नहीं कह सकती कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ इन्हीं की सरकार के मुखिया है वहां पे और इन्हीं के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लंबे समय से सांसद रहने का उनको अनुभव है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि समस्या यो दिखने में अगर किसी से बात करें तो क्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि कोई एक एसएचओ जाकर के निपटा सकता है कि कौन ऐसे उठाए गिरे लड़के हैं जो आसपास घूमते हैं हॉस्टल्स के और बच्चों को तंग करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। लेकिन बीएचयू में प्रदर्शन होना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है और वो भी खासकर गर्ल्स अगर प्रदर्शन करें और वो कह रही हैं कि एक तरफ तो सरकार का दावा है कि बच्चियों को आगे बढ़ाइए पढ़ाइए, तो ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे कि हॉस्टल के आसपास गिद्धों की तरह अगर इस तरह से आवारा लोग घूमते रहेंगे तो? देखिए, जहां तक यह है कि इस तरह की जो समस्या है कमोबेश पूरे देश भर में
ये बनी हुई है। पर आप ये देखिए कि सिर्फ छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मामला मतलब अब दुष्कर्मों तक भी पहुंच चुका है। हम महिला सशक्तिकरण की बात काफी 10-15 साल से ये लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि कोई भी अभी तक ऐसी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं जिससे मतलब जिसका कोई एक ठोस क्रियान्विति के रूप में उसका सामने नजर आया। कहा जाता है आत्मरक्षा के लिए साधन लड़कियों को गुर सिखाएंगे, सब कुछ, और योजनाएं भी बनाई है, महिला कल्याण की योजना बनाई है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो समस्या जो उनकी त्यों बनी हुई है। सवाल ये है कि हम कहने में सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी तुलना में आप ये सुरक्षा की मामला की बात ही कर लें हम, तो आप ये देश में हर अपने राजस्थान ही कोई ले लीजिए, महिला पुलिस बल कैसी है, महिला थानों की स्थितियां क्या है। तो इस तरह की जब कथनी और करनी में जितना अंतर होता है वो काफी कुछ एक लंबा गैप हो गया है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो आपने कहा है महिला सुरक्षा के लिए, तो वो पूरी तरह से करनी चाहिए। आप ये देखो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक मतलब क्या होता है ना, महिला सुरक्षित नहीं है। आप सिर्फ ये कहते कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है और साथ साथ ही फिर महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। उनके बड़े होने के बाद में, शादी के बाद में उनका उत्पीड़न होता है, शालाओं में विद्यालयों में जाती है छेड़खानी होती है, और साथ साथ ही आप अभी स्थिति यह हो गई है कि मतलब जो महिला हैं और जो विधवा महिलाएं हो जाती हैं तो उनको घर से प्रताड़ित करके उनको डाइन करके डाइन में एक छोटा सा सवाल है महेश जी, सरकार योजनाएं बनाती हैं, कानून पहले से बहुत सख्त बने हुए हैं, अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह से हो तो एक मैसेज भी जाता है, लेकिन अभी भी जो देश में कितने सख्त कानून बने। 13 दिसंबर 2012 की जो घटना हुई थी उसके बाद से सख्त कानून भी बने, सारे राजनीतिक दलों ने आनन फानन में सबको एकजुटता भी दिखाई और देश की डिमांड भी थी कि बिल्कुल अब ये नियम सख्त कायदे बनने चाहिए, बने भी। लेकिन उसके बाद जैसे कि बाढ़ आ गई हो, माइनर जो पहले तो चलिए एक बात कहा जाता था कि कपड़ों का सेंस नहीं, महिलाओं को किस तरह के कपड़े, लेकिन जो छोटी बच्चियां हैं 2 साल 5 साल 7 साल, उनके कपड़ों से क्या संपर्क, उनको कपड़ों का पता भी नहीं लगता है कि मैंने क्या पहना क्या नहीं पहना है। जो एक ये माना जाता है कि किसी भी परिवार की एक आंगन में खिलने वाले कोमल सा फूल होता है और इस तरह से पहले उसे खिलने से पहले मुरझा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि बड़ा ही एक अजीबोगरीब स्थिति इस मुल्क में होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कल की बात है, सब 2.5 साल की बच्ची के साथ ये किया गया, उसको झाड़ियों में फेंक दिया हमारे। जी, दूसरा मेरा जो सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने भी हाल ही में पत्र लिखा, और हो सकता है सरकार की भी अपनी इच्छा शक्ति हो, आरक्षण बिल अगर लाया जाता है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, क्या उससे कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि जो लक्ष्य लेकर के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कि बेटियों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, वो एक लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें कहीं कुछ हद तक सफलता मिल सके, ये माना जा सकता है? नहीं, इसमें देखिए जो लक्ष्य अच्छे होते हैं और उनके मतलब भावनाएं भी अच्छी होती है। सवाल ये है कि हमारा सामाजिक सोच और सामाजिक की बुनियाद जो हमारी है उसकी मतलब क्या कहता है जो है मान्यताएं और उनके जो आदर्श जो है सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे क्षरित होते जा रहे हैं। जी, सवाल इस बात के समाज को पुष्ट और बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारी मतलब क्या जो समाज को दिशा देने वाले हैं जो नेतृत्व देने वाले हैं उनका भी पतन होता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि अब धार्मिक संस्थाएं हैं वो वहां पे किस तरह के मतलब आचरण हो रहे हैं, वहां पे मतलब ऐसी क्या चीज नहीं हो रही है। चाहे वो राम रहीम का मामला ले लीजिए, अभी हाल ही में मतलब फलाहारी बाबा का मामला भी बड़ा तेजी के साथ उभर रहा है। इसके अलावा उससे पहले भी हरियाणा के अंदर दो एक मामले, राधा माँ का मामला लीजिए, ये सारी जो चीजें हैं तो हम आखिर में जो अगर प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा महिलाओं का तो ये सब जो प्रतिनिधित्व तो उससे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। ये माना जा सकता है कि अगर प्रतिनिधित्व बढ़ता है विधानसभा में या पार्लियामेंट में तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि महिलाओं का लीडरशिप जो है वो सामने आएगी। यूं तो देखिए इस मुल्क में महिलाओं की लीडरशिप पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सब महिलाएं। देखिए प्रतिनिधित्व तो बढ़ा दीजिए, उससे वो मतलब नहीं है, लेकिन हमें पूरी हमारी जो है हमारी संस्कृति, हमारी उसकी जो
माँ को, ये क्या नारी का जिस तरह से मतलब क्या एकदम देवी स्वरूप में पूजा की जाती है, वो धारणा ही हमारी मूल रूप से कमजोर होती जा रही है। आखिर उन्हें हमारे समाज जो सुधारकों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक इसमें क्रांति की आवश्यकता होती है। आरक्षण भले ही कर दें, आप उनको मतलब प्रतिनिधित्व दे दें, लेकिन होगा क्या जब तक कि आपकी इम्प्लीमेंटेड भावनाएं जो है वह व्यक्ति है कि हर व्यक्ति में कुछ आदर्श भरे जाएं। आदर्श की स्थिति के एक क्षरण होता जा रहा है। आप भी देखिए जब टीवी में हम क्या परोस रहे हैं, हम हमारी साहित्य जो है वो क्या परोसा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, समाज की मान्यताएं मापदंड बदल रहे हैं। आज चाहे वो परिधान ले लो, भोजन ले लो, चाहे आप आमोद प्रमोद के साधन ले लो, एकदम पाश्चात्यकरण हो रहा है। मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। आरसी चौधरी साहब, मोदी साहब ने बनारस के दौरे के दौरान एक बड़ी बात वापस कही है कि हम जिनका शिलान्यास करते हैं उनको उद्घाटन भी हम ही करते हैं, कि समयबद्ध काम को हम हाथ में लेते हैं जिसे पूरा भी करते हैं। ये एक, मैं कहूंगा कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वादे पूरे तभी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तंज भी है। क्यों, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों की अरबों रुपए की योजनाएं आज भी धूल फांक रही हैं, केवल बस उनकी घोषणाएं करनी थी, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करना था। नियति नहीं थी तो पूरी होती कैसे? एक सीधा तंज कहा जा सकता है, इनडायरेक्टली उन्होंने कोट किया था। निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, और काश अगर ऐसा ही हो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे जो अवसर होते हैं उस अवसर के अनुसार ही वो बात करते हैं, और कभी भी अपने शब्दों पे सदैव स्थायित्व उन्होंने नहीं रखा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब वहां पे बनारस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तब गंगा के वहां पे उन्होंने स्पर्श करके कहा था, मैया गंगा ने बुलाया है और मैं इस मैया गंगा की सफाई करके रहूंगा। आज मंत्रालय बदल दीजिए, आप अपने वक्तव्य बदल दीजिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता अगर होती तो निश्चित रूप से शायद बनारस के घाट तो साफ हो जाते, दूसरी जगह होती या नहीं होती। जिस महामना ट्रेन का उद्घाटन करके और वो जो बात बोल रहे हैं, वो महामना ट्रेन उसी तरह है जिस प्रकार एक रंग को दीपावली के घर पे रोगन और पेंट कर दिया जाए, वो ही पटरियां हैं जिन पे वो दौड़ना है। काश वो 100 किलोमीटर का भी अगर नेटवर्क रोड ट्रेन का वहां पे बिछा दे और नई पटरी डालते तो हम लगता कि भाई ये है। किसी को कोसने से या किसी को तंज मारने से नहीं हो सकता। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हम 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, इसका मतलब उनकी जो योजनाएं लेके जाना चाहते हैं वो दूसरे तरीके से जानते हैं। सरकार कोई भी योजना बनाती है तो वो जनता के कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जनता के कल्याण के लिए होती है। हो सकता है किसी एक विचारधारा की जो सरकार हो उसकी प्राथमिकता कोई दूसरी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर क्या आप पुनः सत्ता में आने के बाद में ही ऐसी ही 5 वर्ष ही हो जिसका वहीं पे हो जाए, या फिर आगे दूरगामी फैसले नहीं लेने चाहिए? अगर ऐसी बात है तो वो लगता है कि अल्प बुद्धि की सी बात होगी। देश के अंदर आपको दूरगामी योजना भी बनानी पड़ेगी और छोटी योजनाएं भी बनानी पड़ेगी। इसलिए ऐसी बातों का मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा सिरोधारी नहीं लगता जिस बात का हम आज उत्साहित हो कि उस बात को कहें। ये बात सिर्फ उसी तरह का जुमला है जिस प्रकार पहले भी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वो चुनावी जुमले थे, और ये भी जो सभाएं हैं वो वैसी ही हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे ही बातों पे अडिग रहते तो जिस प्रकार आप जिस बात की विवेचना कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जिस लोकसभा से आते हैं, सशक्त लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, और उस राज्य के अंदर उनकी खुद की सरकार है, और वहां पे एंटी रोमियो वहां पे आंदोलन चलाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लेके आते हैं, बेटी की बात करते हैं, और उसी राज्य के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनके खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां पे उनके विधायक भी हैं, वहां अगर बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पे उतरना पड़े तो निश्चित रूप से देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। अगर उनकी लोकसभा में शायद ऐसा आंदोलन नहीं होता तो निश्चित रूप से लगता कि देश की हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उसी कार्यकाल के अंदर देश के युवाओं ने बात आई थी, और उन्हीं देश के युवाओं से आपने वादा किया था। आज उनकी बेटियां जो आप आंदोलन करते हैं, सीएम आते ही डे फर्स्ट में वो बनाता है, और उनके संसदीय क्षेत्र में अगर ऐसे हालात हैं तो उत्तर प्रदेश के दूसरे दूर दराज तक क्या हो सकता है? अभी आऊंगा आपके पास में आरसी चौधरी साहब एक बार आऊंगा। मैं निवेदिता जी आपके पास में आ रहा हूं, मैं एक बार सभी के सवाल के जवाब में मैं कुलवाल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि एक टाइम पीरियड तय करके हम किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं और समयबद्ध तरीके से उसे पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक माना जाना चाहिए कि वादों को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, अपने वादे पूरे जो बोला उसे पूरा कर रहे हैं मोदी। देखिए योगेंद्र जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से बने आज उनको करीबन 3.5 साल हो गए, वो सिर्फ झूठ बोलने के बेताज बादशाह है। उनकी झूठ को बोली कि इतनी सच्चाई से बोलते हैं वो कि झूठ लगता नहीं है कि झूठ भी एक नहीं है। सवाल है कि आज उन्होंने कहा
कि वहां पे पीयूष गोयल जी बैठे थे वहां पर। उन्होंने बोला कि मैंने पीयूष गोयल साहब जिनके पिताजी भी बनारस के थे, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया कि सब गांव में लाइट हो। शायद वो भूल गए प्रधानमंत्री जी कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहे थे हर गांव में लाइट पहुंचा दूंगा मैं। तो यह वादा आपने पहले भी कर लिया 3.5 साल पहले 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अजय आप बोल लीजिए, फिर आप बोलने देंगे आपको नहीं, आपको बोलने देंगे फिर हम नहीं आप बोले अपनी बात कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं? बस सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इस देश में गुमराह करके आपने राज कर लिया, पर आगे आने वाले समय में आज भारतीय जनता पार्टी को एहसास होने लग गया। उनके कार्यकर्ताओं ने सीधा नेताओं से बोल दिया कि आज हमारे राजस्थान में क्या स्थिति है। और आज प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं, कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो सच बात बोलनी चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों नहीं, मतलब वादे पूरे क्यों नहीं कर पाएंगे? आप ये देखिए ना, कौन सा वादा पूरा कर दिया उन्होंने? महामना का जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, वाटर एम्बुलेंस का अनाउंसमेंट किया। देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, वो जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो अभी 14 साल में सही कहा कि एक ट्रेन के रंग के दिवाली पे आता है तो रंग कर दो, कमरा नया बन जाता है। नए कमरे बनने से काम नहीं होगा। अगर वास्तव में आपको ट्रेन चलानी है तो एक नई ट्रेन चलाते हैं और उसकी मरम्मत, पूरी पटरी की स्थिति तो सही करते हैं। इतने एक्सीडेंट, इतिहास में इतने एक्सीडेंट जितने मोदी जी के राज में ट्रेन के हुए, उतने तो शायद 70 साल के शासन कांग्रेस के में भी नहीं हुए होंगे। चलिए, मैं एक बात, निवेदिता जी हमारे साथ में है जो भाजपा से हैं। हाँ मैडम, जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो एक स्क्वाड बना करके और शुरू किया गया है जब आदित्यनाथ साहब वहां पे बने थे। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस में वो भी बीएचयू के स्टूडेंट्स को अगर सड़क पे आके प्रदर्शन करना पड़े सिर्फ इसी बात के लिए कि हमसे छेड़छाड़ हो रही है। और उन छात्राओं का साफ कहना है कि काफी समय से हम लोग इस बात की शिकायतें कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो शायद हमारी बातें मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंच सकें। तो लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, और इन बच्चों के लिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि तो मैनेज होंगे, क्योंकि बीएचयू का अपना एक रुतबा है, उनका एक, वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका अपना एक कद है। योगेंद्र जी, बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उच्च आदर्शों के द्वारा स्थापित की गई है ये यूनिवर्सिटी। और वहां पर जाकर के छात्राओं का इस तरह से छात्रों का प्रदर्शन करना, ये अपने आप में कुछ सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर उनको कोई बात रखनी थी प्रधानमंत्री जी के सामने तो वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर सकते थे, कुछ लोगों को, एक प्रतिनिधि मंडल को आगे भेज करके उन तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। पहली बात तो ये, शांतिपूर्वक तरीके से भी बात अपनी सामने रखी जा सकती है। और जो एंटी रोमियो स्क्वाड की आप बात कर रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। तमाम कुप्रचार के बावजूद जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासतौर से कांग्रेस जिसमें शामिल है और कुछ एक अखबार भी उसमें शामिल हैं जो कि कुप्रचार कर रहे हैं। असल में बात यह है कि वहां पे धीरे धीरे, एकदम से हथेली पर सरसों नहीं उगती है, लेकिन वहां पर धीरे धीरे क्राइम रेट और नीचे आ रहा है। और महिलाएं भी हैं, आप कोई भी टीवी चैनल उठाकर देख लीजिए, वहां पर जब भी यंग लड़कियों से बात की जाती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स से बात की जाती है, तो वो हमेशा यही कहती हैं कि हम अब पहले से ये कहां देखा आपने? बहुत ज्यादा निवेदिता जी, कहां देखा आपने? किस चैनल पे देख लिया आपने ये बातें जो आप कह रही हैं? नेशनल चैनल्स पे मैंने किस पे देखा आपने? वही मैं जानना चाह रहा हूं, कोई चैनल ऐसा बता सकते हैं यहाँ पे जिसपे? और दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि ये उचित नहीं मानती आप। नहीं, एक बात आपने कही कि स्टूडेंट्स का ये प्रदर्शन में उचित नहीं मानती। उन स्टूडेंट्स का साफ कहना है बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी का एक कार्यालय भी वहां रन करता है, उसमें शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस वालों को कई बार बता चुके हैं। वहां पे जो बोर्ड बना हुआ है प्रोक्टोरियल बोर्ड, उसको उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 15 साल में जो व्यवस्था नहीं सुधरी, टूट गई है, गिर गई है। लड़कियों के अगर साथ छेड़छाड़ हो तो अगर किसी के साथ छेड़छाड़ हो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे 10 साल लगा देंगे। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, एक बार चौधरी साहब, मैं तो एक बार जानना चाह रही हूँ, आप सवाल का अगर जवाब तर्कसंगत तरीके से देंगे तो मैं आपसे बहुत सहमत रहूंगा। ये मेरा जो बात है, जोधपुर से एक कॉलर हमारे साथ में इस पर जुड़ गए हैं, उनका साफ कहना है कि मैडम हम आपको देख रहे हैं, ये जवाब नहीं हुआ। हाँ जी, ये कोई स्टूडेंट ललिता बता रही है अपना नाम, कि कोई स्टूडेंट को आप कह रही हैं कि छेड़छाड़ होगी, उचित नहीं मानती मैं कि प्रदर्शन करें, कि ये बीपी के कार्यकर्ताओं को समझा सकते हैं आप ये बात? प्रदर्शन, अगर देखिए डेमोक्रेसी में, ये डेमोक्रेसी है,
जी जहां पर सब लोग अपने ललिता आपका सवाल का जवाब दे रही हैं, निवेदिता जी आपका सवाल का जवाब दे रही हैं। जी निवेदिता जी, उनका सवाल है कि मैडम ने एक बात कही है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। एक पद का सम्मान और उसकी जो मान्यता है उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी सरकार महिलाओं की सेफ्टी, सुरक्षा के लिए अपना हर संभव बिल्कुल करना चाहिए। निवेदिता जी, ऐसे रक्षा कवच बनने से और वकालत से काम नहीं चल सकता। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, आप एक बात करें, बीजेपी हर बार एक ही बात कहेगी कि 10 साल से बिगड़ी व्यवस्था थी, 15 साल से बिगड़ी व्यवस्था थी। अगर किसी के साथ घटना, नहीं मेरी बात तो सुनिए, एक बार एक सवाल तो सुनिए आप। अगर मोदी साहब के लोकसभा क्षेत्र में अगर उनका अपना कार्यालय काम कर रहा हो और अगर मॉनिटरिंग का अभाव, आप लोग इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? 6 महीने हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी को वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप कह रही हैं कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, रेप पे रेप होते चले जाएंगे। व्यवस्था कहेंगे कि पहले क्या, कंपेरिजन करेंगे उनको कि पहले 10 हुए थे, अब के हमारे टाइम तो 9 ही हो रहे हैं। ये क्या जवाब दे रही हैं आप? तो जनाब, उसमें टाइम लगता है। पुलिस व्यवस्था, पूरी प्रशासन व्यवस्था, उसको हाथ में लेना, उसको सुधारना, जो 15 साल से बिगड़ा हुआ है वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं। अब जो इधर उधर जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, आप इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर के अगर शोर मचाते रहे तो सरकार कैसे काम करेगी? सरकार को काम करने के लिए आपको धैर्यपूर्वक थोड़ा सा समय देना होगा। योगेंद्र जी और निवेदिता जी, और आप निश्चित रूप से उसके परिणाम अगले 1 साल के अंदर अंदर आप आते हुए देखेंगे। जी चले, बीकानेर से भी कोई लक्ष्मी कुमारी हैं जिनका वो देख रही हैं और वो उनका कहना है कि मैं एक वर्कर हूं, बीजेपी की सपोर्टर रही हूं, लेकिन मैडम आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आप हम यही जवाब देते रहे। मुझे भी तकलीफ हो रही है, मैं भी इस बात का जवाब दे सकती हूं, लेकिन हम ये बात क्यों कहें? धैर्य रखना होगा। व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता। उसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और निरंतर उन पर जो बिगड़े हुए प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण की जरूरत होती है, और जो योगी सरकार लगातार उसी दिशा में प्रयासरत है। जी जी चले, लक्ष्मी कुमारी जी आपका जवाब मिल गया होगा। और वार्ड 7 बीकानेर की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी जी अपने आप को बीजेपी वर्कर बता रही हैं और उनका कहना है कि मैडम मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि हम सिर्फ यही जवाब देते रहे हैं कि पहले ऐसा हो रहा था, हम अभी इसको पटरी पर लाने पे वक्त लगेगा। चले योगेंद्र जी मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो वक्ता हैं वो खुद एक महिला हैं, और किसी भी पुरुष की जब बेटी समय पे नहीं पहुंच पाती है तो उसका क्या दर्द हो सकता है। आज उन्होंने जो बात कहा वो लगता है कि उन्होंने मातृत्व की संवेदनहीनता खत्म कर दी। आखिर बीजेपी में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, इस मुल्क की महिलाओं को, इस मुल्क की लड़कियों को कब सुरक्षा मिलेगी, ये वक्ता बैठे आज ये बता दें कि हम तब करेंगे। देश में पहले दिन आते ही मोदी योगी जी ने आते ही जो पहला काम किया था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अगर छेड़खान की घटनाएं और मलबे की घटनाएं बढ़ी है तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। ये सभी जगह से वाकिफ है। इस राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, नीम का थाना के अंदर बलात्कार से पीड़ित महिला, एक बार मैडम चलिए, आपसे भी एक सवाल है। को जोटवाड़ा से महेश कुमार हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि केवल इस तरह की जो घटनाएं हैं हम उन्हें एक राजनीतिक मुद्दा बनाते रहेंगे, कोई सोल्यूशन भी ढूंढेंगे? निश्चित, देखिए मुद्दा क्या होता है, सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? सॉल्यूशन सत्ता के अंदर जो बैठा है वो ढूंढेगा। मुद्दा कौन उठाएगा? जो जनता का, कोई भी जो जनता की नुमाइंदगी करना चाहता है, जो जनता का चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, उससे उसको दिखाना बेहद जरूरी है। लेकिन इस मुद्दे को आपके चैनल ने उठाया, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को उठाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये एक सिटीजन चार्टर की तरह ये बता दे कि आखिर मुद्दा उठाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। आपने जैसे बताया, उनके प्रधानमंत्री जी का जो एक सांसद है, उनके कार्यालय के अंदर जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और देश का नेतृत्व करने वाली बालिकाएं वहां पे पढ़ती हैं और हर मां बाप फख्र करते हैं कि उस बीएचयू के अंदर, ये उन छात्राओं का ना, हमें उन बीएचयू के अंदर वो छात्राएं पढ़ती हैं जो देश के अंदर नेतृत्व करनी देते हैं। और भारतीय जनता, देखिए हमने आपको बेहद अच्छी तरीके से सुना, हमने आपको सुना,
लेकिन आपकी ये बौखलाहट अपने आप में बता रही है कि महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो आपकी प्राथमिकता मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो 5वें नंबर पे बलात्कार पे था वो महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद में नंबर 3 पे आ गया है, नंबर 3 पे आ गया। कांग्रेस को कोस नहीं सकते, 3.5 साल हो गए हैं आपको, और उसके आने के बाद में एक महिला सुरक्षा की गुहार आप एक महिला की सुरक्षा आपने लिए गुहार कर और देश के प्रधान सेवक के मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा एक बार के लिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। हम मुद्दे से डाइवर्ट नहीं हो, मुद्दा जब मुद्दे पे टिके रहते हैं तो बहस बहुत सार्थक होती है, कुछ न कुछ उसमें हम आप लोगों के जरिए ही, क्योंकि आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं, भारत निर्माता हैं, राजनीतिक दल आप नहीं तो आप कोई चुन करके जाएंगे, वही लोकतंत्र में सरकार को चलाएंगे, इसी वजह से आप लोग निर्माता हैं भविष्य के। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में जानना चाहूंगा, ठीक है आपका कॉलर मैं बाद में लूंगा, भीलवाड़ा से जो सज्जन है उनको बाद में लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे की। 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, वहां पे काफी सौगातें भी दी हैं। मोदी साहब अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं, अच्छी बात है और सभी सांसदों को जाना भी चाहिए, लेकिन विकास अगर उसी तरह से हो तो मुझे लगता है कि पूरे देश की हालत ही बदल जाए जैसे मोदी साहब अपने वहां कर रहे हैं। खैर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो सब कुछ वहां पे वैसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच एक सवाल उठता खड़ा हो रहा है कि लड़कियों को सड़क पे आकर के प्रदर्शन करना पड़े। और जब यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ आदित्यनाथ जी का सबसे पहला फैसला ही यही था कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो मुल्क से या प्रदेश सुरक्षित कैसे हो सकता है। बीएचयू की स्टूडेंट्स को अगर सड़क पे आके प्रदर्शन करना पड़े, वो भी प्रधानमंत्री जी के दौरे के ठीक एक दिन पहले। लड़कियों का दावा है कि हमने हर स्तर पे पहल की है, कोशिश की है कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जानवरों की तरह यहां पे उठाई गिरे घूमते फिरते हैं, उससे बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए अपने अपने दावे हैं, समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखना होगा, ऐसा कहना है भाजपा का। और कांग्रेस सब्र तो रखाना आपका सब्र टूट रहा है आरसी चौधरी साहब, मैं देख रहा हूं। लेकिन महेश जी एक बार में आप सब लोग बोल चुके हैं, एक बार महेश जी से एक सेकंड का चंडीगढ़ के अंदर एक आईएएस अधिकारी की बेटी रात को रोड पे जाती है, उसको वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बेटा बीच रास्ते में रोकता है, उसकी मुकदमा अलग धारा में दर्ज होता है। जब आप जैसे चैनल और आप जैसे जब लोग सड़कों पे निकलते हैं उसको दिखाते हैं तो वहां पे उसका धाराएं दूसरी बदली जाती हैं। वहां पे खबर का मतलब ही वही है, जन जागृति का। हाँ, वहां पे कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। उस बेटी के पिताजी पे जो एक आईएएस अधिकारी थे उन्हें उनका एक सिंगल मात्र तबादला कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को तत्काल रूप से हटाना चाहिए था, क्योंकि उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि रात की 12 बजे लड़कियां सड़कों पे क्या करती हैं और कैसे कपड़े पहन के चलती हैं, ये भाजपा ने उन्होंने वहां पे बताया था। इसलिए इससे हम क्या किया जाए, इसलिए इनसे क्या किया जाए वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और जितने भी जो दर्शक हैं वो भी बेहतर समझ सकते हैं। चलिए एक भीलवाड़ा से राम सिंह हैं, वो महेश जी आपसे उनका सवाल है कि हम दोनों वक्ताओं को देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, और क्या आप एक एज ए जर्नलिस्ट इनके बयानों से संतुष्ट हैं, खासकर जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं उनको लेके? देखिए, मैं कतई इससे संतुष्ट नहीं हूं। सवाल इस बात का है कि इस योजनाएं तो बनती हैं, कानून भी बनता है, उनका सख्ती से पालना नहीं होती है। कानून का उल्लंघन वो लोग करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं या उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, चाहे उद्योगपति। आप जितना भी देखेंगे कि कोई मतलब धार्मिक आधार पे मतलब और कोई सत्ता के मत से, कोई अपने पद की उसके मत से उनके जो बच्चे होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं वो जिस तरह की हरकतें करते हैं, एक तो यह है कि हमारे सोशल ढांचे को बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति की एक जो आदर्शवादिता है उसे वापस स्थापित करने की है, और ये दायित्व घर से ही शुरू होगा। आप ये देखिए कि हम अपने मतलब बच्चों को मतलब किस तरह की हम शिक्षा देते हैं, हम हमारे बच्चों को मतलब किस तरह का मतलब क्या होता है ना, दो बच्चों के पालने में ही, लड़के और लड़की के पालने में ही हमारे मापदंड बदल देते हैं। जब हम इस तरह का सोचेंगे, इस तरह का करेंगे, कहीं हम आजादी देंगे, कहीं हम आजादी की कभी हम हिंदू संस्कृति की तो बात करेंगे, दूसरों हमारी बहू बेटियों में तो वो देखना चाहेंगे, लेकिन दूसरे के मतलब क्या कहते हैं ना, बहू बेटियों को दूसरे अंदाज से देखना चाहेंगे। तो हमें हर दृष्टि से मानसिक
और क्या कहते हैं आपके जो पूरे परिवार के जो है मापदंडों को पूरी तरह से देखना पड़ेगा, और साथ साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि जो कानून के रखवाले हैं वो कितने मतलब क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम देते हैं, और साथ साथ ही जो कानून जो बनाते हैं वो भी मतलब क्या कहते हैं उस नैतिक आचरण पे चालू करें। आज स्थिति ये होती है स्कूलों के अंदर, जो हमारे यहाँ जब हम जिस अवस्था में पढ़ते थे उस दौरान नैतिक शिक्षा की एक क्लास हुआ करती थी, आज वो नैतिक शिक्षा की क्लास ही नहीं है, आज वो सारे प्रोफेशनल की क्लासेस है। आपके जो टीवी में जो दिखाई दे रहा है, जो दूरदर्शन पे जो दिखाई दे रहा है, पिक्चर हॉल के अंदर जो आप देख रहे हैं कैसी फिल्में चल रही हैं, किस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं, तो आप ये देखिए अभी हाल ही में एक महिला ओरिएंटेड मतलब क्या होता है ना जिस तरह से फिल्म दिखाई गई है उसका वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं क्षरित कर रही है। इसके लिए हम घर से ही आवाज उठनी चाहिए, और हर व्यक्ति को जो हमारे समाज सुधारक हैं और समाज को एक दिशा देने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे और कोई भी मतलब क्या कहते हैं ना हमारे सामाजिक परिवेश वाले जो बड़े बड़े जो पहुंच वाले हैं, इन लोगों को सबको वाच रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के संभव है। चलिए निवेदिता जी, एक जोधपुर सरदारपुरा से एक अर्चना सिंह है, गृहिणी बता रही है अपने आप को, वो ये कह रही है, दीदी कह रही है आपको कि दीदी मैं 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये है कि आपने जो पहले बयान दिया है उससे आप खुद संतुष्ट है कि एज ए वुमेन, और दूसरा उनका सवाल ये है कि पार्टी को साइड में रख करके हम बात करें कि हमें रास्ते क्या निकालने चाहिए, कि बहस तो बहुत होती रहती है, आप अपना पक्ष रखेंगे, आपकी सरकार है, कांग्रेस के साथ ही अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम उस बात को हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए, क्या स्टेप्स उठाई जानी चाहिए। तो योगेंद्र जी, मैं आपके पहला सवाल उनका था कि क्या आपने जो पहले बयान दिया उससे आप खुद एज ए वुमेन आप संतुष्ट हैं क्या? एज अ वुमेन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, हमारा देश एक वेलफेयर कंट्री है और यहाँ पर एक डेमोक्रेसी चल रही है जिसके अंदर कि हर किसी को अपना मत शांतिपूर्वक तरीके से रखने का भी अधिकार है। मतभेद हो सकता है लेकिन उसको जाहिर करने का तरीका क्या होना चाहिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। फिर उसमें सुधार किस तरह किया जा सकता है। अभी जैसे आप सुझाव दे रहे थे। अर्चना जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज सीधी मैं निवेदिता जी को सुनवा नहीं सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन जी चलिए निवेदिता जी, उनका कहना अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो जो कुछ हो रहा है इस पे हमें सबको आंखें मूंद लेना चाहिए। जी नहीं योगेंद्र जी, मिसकोट मत कीजिए, मैं आपको नहीं मैं नहीं कर रहा, वो कह रही है अर्चना जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज मैं सुना नहीं सकता, मेरा ईपी जरूर उनको मैं दे सकता हूं। आप जो कह रही हैं उनका ये कहना है निवेदिता जी कि अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर तो ठीक है, हमें आंखें मूंद लेना चाहिए ऐसी घटनाओं को देख के। मैं देना चाहती हूँ जी। हाँ, तो समाज में सामाजिक स्तर पर भी जो कानून व्यवस्था के सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं वो अपनी जगह हैं और सरकारें पूरी तरह से गंभीर है इन मामलों को लेकर के। और योगी जी का तो पहले भाषण में ही ये संकेत उन्होंने दिया था कि अब जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अपराधी तत्व हैं, वो यूपी को छोड़कर भागने की तैयारी कर लें। लेकिन क्योंकि एक्शन होता है और उसका रिएक्शन होता है और सरकार फिर उन पर एक्शन लेगी, उनको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, दबाया जाएगा इस तरह के तत्वों को कि वो फिर से सिर ना उठा सके। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं अपनी जगह पर हैं और समाज की व्यवस्थाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और समाज में अपने स्तर पर चेतना लाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी भाई साहब कह रहे थे कि मॉरल एजुकेशन होना स्कूल्स में आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिवार में माता पिता दोनों ही नौकरी करने जाते हैं, तो ऐसे में वो बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। और इस दिशा में योगी सरकार ने और मोदी सरकार भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस विषय में बहुत गंभीर है कि बच्चों को संस्कारित किया जाए, उनके पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव किया जाए। चलिए, तो बीएचयू के स्टूडेंट्स को ये माना जा सकता है कुछ सब्र रखना होगा। विश्वास करिए, बीएचयू के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ सब्र करना होगा, ये मान सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि लेकिन निवेदिता जी, आपके मनसा पे सवाल नहीं खड़ा कर रही हो, बच्चे मनसा पे सवाल नहीं खड़ा कर रही है, वो तो सीधे प्रशासन के बीच दखल करने की बात कर रही है कि मॉनिटरिंग तो कर रही है कि अगर बच्चों ने कहीं कोई एप्लीकेशन दी है तो उसका डिस्पोजल क्या हुआ। बनाने के लिए भी
जितनी योजनाएं सरकार ने बनाई आप सारी योजना बना रही हैं मैडम, इसमें कोई संदेह नहीं दर्ज कर रहे हैं। सबको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चियों का ये कहना है, उनको तो विश्वास दिलवाइए। सरकार से कंधा मिला करके काम कर रही है। जैसे कि जयपुर में ही आप देख लीजिए, ये ब्लू ब्रिगेड बनाई गई है, अभी उनकी ड्रेस चेंज की गई है, और वो उससे क्या होगा मैडम, उससे कौन से अपराधों में कमी आ रही है? चिन्हित स्थान है वहां पर 52 महिला कांस्टेबल जो है वो चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जी महिलाओं को, कन्याओं को किसी तरह का कष्ट, योगेंद्र जी, चलिए आप कह रहे हैं आप संतुष्ट है जो कुछ हो रहा है उससे, आप उसे संतुष्ट मान के चल रही हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं बिल्कुल संतुष्ट है, और आपकी नजर में कहीं कुछ नहीं हो रहा। बीएचयू का गुंजाइश, आपने एक बात और नहीं कही कि बीएचयू का प्रदर्शन मैनेज भी हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है क्या इसमें भी? बिल्कुल मैनेज भी हो सकता है। हाँ, यही बात है, होते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह के प्रदर्शन 11 सितंबर को मोदी साहब ने विज्ञान भवन में 11 सितंबर को मोदी साहब ने विज्ञान भवन में युवा छात्र युवा नेतृत्व परिषद जिसे संबोधित किया था, उसमें तो उन्होंने खुल करके कहा था अपनी जो दिक्कतें हैं आपकी, जो अगर सवाल नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो फिर क्या माने आप तो उसे खारिज कर रही हैं। और स्टूडेंट्स ये कह रही हैं कि हम लगातार हर तबके पे हमने इन्फॉर्म करने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी से लेकर प्रशासन। पीएम आए हैं तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? आप एक दिन पहले नहीं कर सकते प्रदर्शन, उनके एक दिन पहले नहीं कर सकते क्या? सही तरीके से प्रतिनिधिमंडल भेज करके अपनी मिलना संभव है, मिल सकते हैं। उनको ऐसा लगा होगा जब उनके कार्यालय में जाकर के वो मिल रही हैं और उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, तभी तो सड़क पे उतरी हैं कि ताकि मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक बात पहुंच सके। योगेंद्र जी, जाकर के मिलकर के आप ये लेके नहीं, निवेदिता जी आप एक महिला है, आपके मुंह से ये भी निकलना चाहिए कि वास्तव में अगर कहीं चूक हुई तो उसे दिखाया जाना चाहिए, कहीं मॉनिटरिंग का अगर अभाव है तो उसे दुरुस्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान से ये बात छूट नहीं सकती है, और इस पर बिल्कुल बढ़िया कार्रवाई आपको दिखेगी और खूब अच्छे से। इसी वजह से तो बाहर आ रही हैं वो, इसी वजह से कि इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं, शायद मोदी साहब अखबार में कहीं देख लें कि एक दिन पहले यहाँ प्रदर्शन किया, इसी वजह से कार्रवाई हो जाए। आप तो बिल्कुल हथेली पे सरसों उगाने वाली बात कर रहे हैं। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए उसमें 2 साल का वक्त चाहिए कि जब तक ये बच्ची अंदर कमरे में बंद रहेगी। योगी सरकार को आए, उससे पहले अखिलेश सरकार क्या कर रही थी वहां पर सबको दिख रहा जब तो मैडम आपको लेकर के आए थे, अगर आप भी उसी रूट पे चलेंगे तो फिर तो गजब ही बात हो कि आदमी जाएगा कहां पे? इसमें टाइम तो लगेगा। चलिए आरसी चौधरी जी। योगेंद्र जी, अगर निवेदिता जी फर्स्ट टाइम अगर ये कह देते कि ये पूरा मैनेज प्रोग्राम था तो शायद इन्हें इतना बोलना भी नहीं पड़ता। जो भी कोई विपक्ष की और कोई आवाज जो करता है वो कंप्लीट मैनेज्ड होता है, और इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनना चाहती। एक चीज, दूसरा हम आपसे हाथ जोड़ के हमने आपको पूरा सुना, बहुत टाइम दिया, पूरी डिबेट आपने ही बोला। हम दूसरा ये गुजारिश करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो हवाला बार बार देके जो बात करते हैं वो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बनारस के लोगों के लिए वो उनके एक सांसद भी हैं। बनारस के लोगों के लिए वो एक सांसद है, और अपने सांसद के जब मुख्यालय पे जब वो सूचना दे देते हैं, और उनके पास का रेलवे स्टेशन से चंद दूरी पे जो एक विश्वविद्यालय है जो एकदम वेस्ट मार्ग है, और वहां पे हम सुरक्षा के बीच में ये बातें करें, मुझे ये भी उचित नहीं लगती। तीसरा, सामाजिक सुरक्षाओं के हवाले से सरकारें बच नहीं सकती। सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं की, 100 नंबर पे अगर कॉल करती और 100 नंबर पे भी अगर उसकी कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उन्हें इस चीज के लिए दंडित करना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि उनके अंदर एक मैसेज आए कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता महिला सुरक्षाओं में है, लेकिन वहां पे नहीं बताया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि कार्रवाई में अगर लंबित है तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो किस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो सकता है। सरकार बार बार सामाजिक सुरक्षाओं के हवाले से आज समाज के अंदर जो क्लोज रिश्तेदार हैं वो दुर्घटनाएं कर रहे हैं, शिक्षक और जो उनके साथ में करते हैं वो कर रहे हैं, जहां पे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं वो कर रहे हैं। क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं? क्यों हम इस बात करते हैं कि हमारी बच्चा परिधान, पोशाक, साहित्य, इस मुल्क के अंदर बेटी और बेटों के लिए अलग अलग साहित्य, क्यों नहीं हम उनको सशक्त करते? क्यों नहीं हम ये कहते? निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की वक्ता ये कहती कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और उनके हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि लोगों को आवाज मिल सके। जो सिरसा के अंदर जो घटना हुई, जो बालिकाएं जिन्होंने आवाज उठाई, आज पूरा देश उनको नमन करता है कि इतने बड़े आदमी के सामने भी अगर कोई आवाज बुलंद कर सकता है, तो इनके पूरे जो बयान है निश्चित रूप से देश की महिलाओं को और बालिकाओं को निराशा करने वाले माहौल है। सुरक्षा देने वाले नहीं, निराशा करने वाले लोग हैं। बार बार तरीका आखिर क्या हो ये बता दें, ताकि आज जो दर्शक बैठे हैं आगे से ऐसा नहीं करें। क्या तरीका होना चाहिए?
आपने जो कार्रवाई की कही चंडीगढ़ में, कार्रवाई किस पे होनी चाहिए थी? आखिर कैसी कार्रवाई चाहते हैं? जो बनारस के ऊपर रही, बनारस में रही, बनारस की बेटियां, वो भी एक बार निश्चित रूप से वो कहे, उनको भी बोल लेने दीजिए। जी कुलवाल साहब के जवाब सारे आ रहे हैं। शंकर सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, आप अपना सवाल बता दीजिए, मैं सीधा नहीं जोड़ पाऊंगा आपको। और ठीक है, आपका सवाल मैं लूंगा, जरूर लूंगा आपका सवाल, से चौधरी साहब से भी लूंगा, निवेदिता जी से भी लूंगा। जी, मैंने नोट कर लिया आपका सवाल, मैं जरूर उसका जवाब दिलवाऊंगा आपको। जी, कुलवाल साहब जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बहस का मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल वर्तमान सरकार का एजेंडा नहीं है, पहले भी रहा है, सरकारों ने आगे बढ़ाया है। केवल स्लोगन रखें कि इसे आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक बात इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार जब कोई बात आती है उसको राजनीतिकरण करके उस बात को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, उसको राजनीतिक लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जब बनारस से बात चल रही है तो मैं बनारस की बात करना चाहता हूं। तब बनारस के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज 6 महीने हो गए, और 6 महीने में आज हम ये बोले कि वो महिला के साथ बलात्कार कैसे हो गया और वो कितना हो गया। आज मैं बता देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को कि वहां पे जितने एनकाउंटर हुए हैं उतने 10 साल के शासनकाल में भी नहीं हुए जो 6 महीने के शासनकाल में हुए। अपराध कितने बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़े। आप कैसी बातें करना चाहते हैं, आप क्यों गुमराह करना चाहते हैं? सवाल है, न तो महिलाओं के बारे में योगी जी को पता और न महिलाओं के बारे में मोदी जी को पता। फिर चलिए अभी की बात है, जो प्रदर्शन चाहते हैं। आज योगेंद्र जी, आज इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर, राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हम भी राजनीति नहीं करना चाहते। आज 3 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ना चाहती है, उसके साथ किस प्रकार का घृणा की जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देगी? देखिए मेरा सवाल है मेरा बीच में। देखिए इश्यू ये नहीं है, हम लोग क्या है कि मुद्दा अगर कोई भी लेते हैं पूरी उसकी डेप्थ को नहीं समझना चाहते, न को सुनना चाहता है। सवाल हमारा जो होता है वो ये होता है कि हम केवल ये नहीं है कि वर्तमान सरकार ये कर रही है, वर्तमान सरकार के नुमाइंदों से पूछो तो कहेंगे पहले भी ऐसा ही हो रहा था, ये बात नहीं है। अगर कहीं एक बच्चे के घर की आप स्थिति देखिए, अगर एक बच्चे के अगर चांटा मारा कि मेरी गलती क्या थी, पूछ रहे हैं कि पहले वाले के भी तो मारा थे, जवाब नहीं होता है। उसको बच्चे को समझाइए कि आप उसको क्यों चांटा मारा जा रहा है। हमारे जवाब नहीं होना चाहिए कि पहले भी ऐसा हो रहा था 10 साल। एटलीस्ट महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले में, अगर महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले में अगर ये इतना सब्र की हम बात करेंगे, सामने अगर दिखाई दे रहा है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है, बच्चियां अगर कह रही हैं, मुझे लगता है कि ये तो वो रिलीफ है जिसमें तुरंत देनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। अगर कहीं पे वो थाना अधिकारी नक्कारा साबित हो रहा है, प्रशासन के लोगों को मालूम होने के बावजूद भी अगर वहां गश्त नहीं कर रहे हैं या उन बच्चियों की तकलीफ नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे लगा जवाब तो ये होना चाहिए और एक्शन इस पे होना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये तो बात हो तो समझे बैठे। अगर हम ये कहें कि तुरंत, ये बात सही है कि सब वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगी, 6 महीने में कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है। वहां पे कहें कि आपने नेशनल हाईवे नहीं बनाया, सहमत तो इस बात से कितनी जल्दी हाईवे नहीं बनता है। कहें कि वहां पे आपने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही नहीं खड़ी की, नहीं बन सकती, ये बातें सब सहमत हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर आकर के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये प्रदर्शन करने पड़ेगा हमारी सुरक्षा की हम गुहार कर रहे हैं, वो भी तब जब देश के मुखिया आकर के यहां पे अगर आएंगे उसके एक दिन पहले, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रदर्शन कि हमारी बात अब शायद सुनी जा सकती है, क्योंकि उनके कार्यालय से लेकर के सब जगह, जो बच्चियों का दावा है कि हमने सब जगह हमने चौखटे खटखटाई है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ना यूनिवर्सिटी कैंपस हमारी बात पे गौर फरमाता है, ना प्रशासन के लोग गौर फरमाते हैं। आखिर जाएंगे कहां पे? उसमें भी हमें लंबा चौड़ा टाइम चाहिए कि 5 साल जब एंड होगी, 6-4.5 साल पूरे होंगे, तब हम एक उपलब्धियों में गिनाएंगे कि बीएचयू के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो हमने 3.5 साल बाद में उसको दुरुस्त कर दिया। मुझे लग रहा है ये तो बड़ी रोचक सी बात है, ये जवाब होना नहीं चाहिए। और कोई भी हो, ये वो मुद्दे हैं जिसपे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम हल ढूंढना चाहते हैं, उन बच्चों को विश्वास दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वास्तव में उनको भरोसा दिला सकें। अगर सरकार में बैठे लोग भी अगर मान लो उनकी बातों को इस तरह से हम उनको केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना करके घुमा देंगे, तो मुझे लगता है उनके न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है, वो बच्चियां कहां जाएंगी? कुलवाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, इसे राजनीति का मुद्दा नहीं, हमें वो बात कहनी चाहिए कि जो कम से कम उन बच्चों को भरोसा दिला सके। मैं योगेंद्र जी से बात पाना चाहता हूं। सवाल इस बात का है कि जो बेचारी एक बच्ची जाके एक अपने माँ बाप से जाके बोलती है, अब वो बेचारे माँ बाप इतना सक्षम है कि नहीं है। सवाल है कि किसी बड़े आदमी की बेटी का तुरंत इलाज हो जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत दूसरी जो कार्रवाई करनी होगी वो कर लेंगे,
मगर एक गरीब के साथ वो गरीब किस जगह जाए? वो नेताओं के पास जाता है, वो नेता उसकी सुनना नहीं चाहते। टीचर के पास जाता है, टीचर क्या कर रहे हैं ये उनको पता। सवाल है कि आज स्थिति इस देश में ऐसी क्या हो गई। सवाल में कोई एक पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर आज जिस प्रकार की बाढ़ आ गई है, इस प्रकार की बाढ़ ऐसी आ गई जैसे कोई वास्तव में जैसे बाढ़ आती है वैसे बाढ़ आ गई। सरकार को सोचना होगा कि या तो कोई इसका इंतजाम किया जाए, या तो ये हर आदमी की जरूरत की चीज है, या तो इसका स्थान बनाया जाए, और नहीं बनाया जाए तो इसके लिए आपके पास में आना चाहता हूं, तुरंत कोई कार्रवाई की जाए। महेश जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे। सवाल तो कोई मिस्टर शंकर सिंह है उनका था, लेकिन उन्होंने नोट ये करवाया कि केवल हम आरोप प्रत्यारोप है कि वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, ये क्या उचित है? ये नहीं होना चाहिए कि वास्तव में देखिए सरकारों की नीयत पे कोई शक किसी को भी नहीं है। अधिकारी तो एक बार चुनने के बाद में 60 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट होता है, उनके बाद में चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच जाएंगे। राजनीतिक दलों को तो वास्तव में 5 साल के बाद ही उन्हें कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। उनकी तो बड़ी परीक्षा जिसका एग्जाम जो लेते हैं वो भी जनता होती है। तो जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता को भरोसा भी तो हमें दिलाना होगा कि वास्तव में हम ये काम कर रहे हैं। ये भरोसा कैसे ले सकते हैं कि अगर केवल राजनीतिक मुद्दा तो इसे बनाई है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सरकार की नीयति ठीक हो सकती है, सरकार के नियम कायदे ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मॉनिटरिंग का अभाव है जिसकी वजह से वो जो नियम कायदे बनाते हैं वो धरातल पे नहीं आ पाते। लेकिन जिसकी गवर्नमेंट होती है वो ही उसे संरक्षण प्रदान करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। ये पिछले कुछ सालों से मुझे लग रहा है ऐसा होना शुरू, चाहे इंटर हाउस की बात हो जिसे हम विधानसभा या लोकसभा कहते हैं, बचाव पहले शुरू होता है, चाहे कोई किसी पे आरोप लग रहा हो, कार्यपालिका से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हो, लेकिन पहले उसका बचाव करेंगे कि उसकी तय में चले जाइए। पहले भी ऐसा होता रहा है, अगर किसी पे आरोप लगा है, कहीं किसी मामले को अगर विधानसभा में उठा दिया गया तो उस बात की जांच होती थी, किसी भी पार्टी का हो सकता है। अब तो मुझे लग रहा है कि हाउस और आउटर इन दोनों साइड में खत्म सा होता जा रहा है माहौल ही। यही तो एक समाज ये जो है हमारा। आप ये देखिए कि आज के समय आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मतलब सामाजिक क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मतलब शैक्षणिक क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उनकी जो आदर्श जो और मान्यताएं मापदंड जो थे उनमें क्षरण नहीं हो रहा हो। निश्चित रूप से हो रहा है। सवाल ये है कि कानून आप कितना ही बना लो, किसी भी रूप में बना लो, सही इंप्लीमेंटेशन करने वाले होने चाहिए, सही मतलब उनको जो दायित्व जो दे रहे हैं उन पर अंकुश लगाने वाले भी होने चाहिए कि वो अपने दायित्व का वहन भी पूरी ईमानदारी से कर भी रहा है, करनी है। मनसा वाचा करुणा, ये तीनों सिद्धांतों के आधार पे। साथ साथ ही ये है कि आप ये देखिए कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कितने उपाय किए गए। राय साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको वेट नहीं करा रहा, समय का अभाव है, आप मालूम है आप मुजफ्फरपुर से फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, कभी आपका मुद्दा जरूर लूंगा। जी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं जी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बची है, इस वजह से मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करा रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। जी महेश जी, तो ऐसे जब कन्या भ्रूण जब कानून बना हुआ सख्त बना और उसके बाद में भी आपको मतलब आए दिन ऑपरेशंस डिकॉय ऑपरेशंस में पकड़ में आ रहे हैं, दलाल पकड़ में आ रहे हैं, डॉक्टर पकड़ में आ रहे हैं, मशीनें पकड़ में आ रही है। अब आप ये देख लीजिए, धारणा ये है कि मतलब हम लड़कों को तो मतलब क्या कहते हैं ना कि तू कुछ भी कर, उसको कोई कमांड मतलब नियंत्रण नहीं होता समाज की ओर से, परिवार का कोई दायित्व नहीं, पिता ने उसको मतलब क्या कहते हैं अंकुश लगाता है ना, वो मतलब क्या कहते हैं माता उसकी ओर देखती है। लेकिन लड़कियों पर कितनी पाबंदियां, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि आप जब तक हम लड़कों पे नियंत्रित नहीं करेंगे, जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं लड़कियों को भी एक उसकी आचार संहिता मतलब जिस तरह से होना चाहिए, मैं आज सबके सभी चाहे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और हम जो परोस रहे हैं, चाहे वो दृश्य श्रव्य माध्यम हो, चाहे आपके मतलब क्या होता है ना जो संस्कार के रूप में, एजुकेशन के रूप में जो पेश कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा को जब तक समाज में नहीं मान्यता मिलेगी और प्रभावशाली तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक ये बात होती रहेगी। लोग अंधविश्वास और इसमें बाबाओं की शरण में जाएंगे और बाबाओं में भी अपनी अस्मत लुटाते हुए आपको सारी चीजें आ रही है। चलिए लवो अब ये है कि मैं माफी चाहूंगा आरसी चौधरी साहब, राय साहब को मैंने रोका, आपको भी मैं रोकना चाहूंगा, निवेदिता जी बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन सिर्फ सवाल यह है कि देखिए सरकार भी हम ही हमारे लोगों के बीच से बनी हुई है, इसी समाज के अंग हैं, वो भी निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल और सरकार की भावनाओं पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, तरीके पे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हम लोगों के तरीके बदल गए। तरीके किस मायने में बदल गए हैं कि हमारे राज्यकाल में, हमारे शासनकाल में ये घटनाएं हो रही हैं, हम उसे ढकने की कोशिश करते हैं,
पहले ये सब नहीं होता था। राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत का वक्त भी लोगों ने देखा, जब उन्हीं की सरकार के वक्त अगर कोई कांग्रेस के लोग अगर मांग उठाते थे फलाने जगह बच्चियां सुरक्षित नहीं होती थी, वो इंटरनली जांच कराते थे कि सही है क्या बात ऐसे, तो वो जो पनिशमेंट होता था, या चाहे हरदेव जोशी का वक्त रहा हो चाहे किसी का भी वक्त रहा हो, इसी तरह से पुराने बहुत सारे ऐसे दिग्गज रहे, चाहे उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें। लेकिन आज क्या परंपराएं बदल गई हैं। चाहे विधानसभा हो, अगर विधानसभा में किसी ने सच्चाई भी उठाने की कोशिश की, पहली बात तो अगर कोई सत्ता पक्ष का विधायक या सांसद उठाना चाहता है तो उसे दबा दिया जाता है कि इशारा करके कि बिल्कुल नहीं, आप पे बैठ जाइए, उसे बैठा दिया जाता है। या प्रतिपक्ष को उठाता है तो उस पर आरोप लगाता है कि साजिश रचे हैं, या फिर कहा जाता है कि ये इनका काम ही आरोप लगाने का है। ये बात नहीं है। कम से कम उन बातों को तय में जाना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई घटना होती है तो अगर घटना की आवाज उठाने वाले अगर उसे दबा दिया जाएगा तो फिर जाएंगे कहां पे वो लोग। मॉनिटरिंग का अभाव है, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लग सके। जनप्रतिनिधियों को वास्तव में जाना होता है। मैं जो कहूंगा कि वाकई वो सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अगर अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, तो बहुत मुश्किल होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई अपनी आवाज उठाए और उस आवाज को कहीं पे ले जा करके उसे कहीं कोई न्याय दिला पाए। मुझे लगता है ये तो परिवर्तन आप लोगों को करना होगा। दोनों ही पार्टियों, तीनों पार्टियों के लोग हैं। हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड अगर वहां पे चला दिया जो योगी साहब ने, उससे खत्म होगा। हमें खुद को भी अवेयर रहना होगा, और अवेयर के साथ साथ वास्तव में बेटियां हमारे समाज की जिम्मेदारी है, उसे समझना होगा घर से लेकर के और बाहर तक। अगर ये अंतर हम खत्म करेंगे और उनके वास्तव में उन लाडलियों के बारे में हम महसूस करेंगे कि उनकी तकलीफ क्या होती है और इस तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, बजाय उसे नजरअंदाज करने के। निवेदिता जी, बहस का लबो अब यही है। आप जरूर अगर उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी आप मोदी साहब से बात कर सकते हैं कि आपके एरिया में ऐसा हो रहा है तो उसे दूर करवाया जाना चाहिए। चलिए, मैं उन बच्चियों के लिए कहूंगा कि उन्हें जरूर न्याय मिल सके और मोदी साहब तक अगर हमारी आवाज पहुंच सके तो जरूर। बात मोदी साहब पूरे मुल्क के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, बात बीएचयू की नहीं। अगर कहीं भी कोई घटना उनके संज्ञान में आती है तो उसे दुरुस्त करवाने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।